Good afternoon, everyone. Okay, let's start. So आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एटॉमिक वेट। कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक वेट। कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक वेट और कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक वेट में कुछ फॉर्मूला और उसके साथ साथ बाकी रिलेशंस। देखिए एटॉमिक वेट। सो एटॉमिक वेट में देखिए सबसे पहले तो नोट करके एक पॉइंट यही बता रहा हूं मैं। फॉर अ कंपाउंड, फॉर एनी कंपाउंड, फॉर एनी कंपाउंड MXNY X into number of moles of M will be always equal to y into number of moles of m। ये n होगा, एक मिनट, दिस वन इज n। x into number of moles of n will be equal to y into number of moles of m। this will be always equal। so for any compound, नोट करिए एटॉमिक वेट हेडिंग डाल के। नया टॉपिक अभी इसमें ले रहे हैं। तो हमने क्या क्या खत्म कर लिया? हमने मोल ट्रायंगल खत्म किया, परसेंटेज कंपोजिशन खत्म किया है, उसके साथ एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वेपर डेंसिटी, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। नाउ एटॉमिक वेट कैलकुलेशन। सो फॉर एनी कंपाउंड MXNY x into number of moles of should be always equal to y into number of moles of m। ठीक है, देखिए किसी भी फॉर्मूले के लिए MXNY के लिए x into number of moles of n y into number of moles of m के इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल पहले इसको समझो सब लोग ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अप्लाई करना आना चाहिए सबको। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें इसका एप्लीकेशन होगा। देखो हम यूज कर रहे हैं, मान लीजिए फॉर N2O3 एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए N2O3 ले लिया। अब N2O3 है, अगर मैं इसमें बोलूं कि मैंने 1 मोल N2O3 लिया है, फॉर 1 मोल ऑफ N2O3, फॉर 1 मोल ऑफ N2O3, फॉर 1 मोल ऑफ N2O3, अगर मैंने 1 मोल N2O3 लिया है, M एंड N, M और N कुछ भी हो सकते हैं ना, कोई भी कंपाउंड है, ये कंपाउंड MXNY, जैसे यहाँ लिखा है नीचे, एग्जांपल समझा रहा हूँ। देखो ना, ये कंपाउंड जैसे लिया है N2O3, कंपाउंड के डिफरेंट फॉर्मूला होते हैं ना, कोई भी कंपाउंड हो सकता है वो। जैसे ये लिया N2O3, अब इसको अगर ऊपर वाले से कंपेयर करें तो MN क्या होगा? MN तो जो एलिमेंट है, और XY क्या है? वो नंबर्स है। जैसे इस फॉर्मूले में यहाँ पे देखें तो N कैपिटल N है नाइट्रोजन, O है ऑक्सीजन, 2 and 3 क्या है? उसके नंबर्स हैं कि एक कंपाउंड में N और O का कितने कितने मोल प्रेजेंट है, कितने कितने एटम प्रेजेंट है, वो रेशियो हमको बता रहा है। लिखना है तो यहाँ लिख लीजिए वेयर M एंड N आर डिफरेंट एलिमेंट्स, वेयर N एंड M एंड N आर एलिमेंट्स। एलिमेंट भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। M एंड N आर एलिमेंट्स और आयंस। ठीक है, इतना लिख दिया है। देखो अब इधर समझो, 1 मोल ऑफ N2O3 में अगर ये मैं फॉर्मूला लगाऊं, ऊपर वाले से कंपेयर करो N2O3, तो MXNY को अगर मैं N2O3 से कंपेयर करूं तो ऑन कंपैरिजन आपको क्या मिलेगा? x की वैल्यू क्या मिलेगी? x की वैल्यू क्या मिलेगी? x विल बी इक्वल टू 2 एंड y विल बी इक्वल टू 3। y 3 होगा क्योंकि देखो ये MXNY ये N2O3 है, तो x की जगह 2 आ गया है, y की जगह 3 आ गया है। सो MXNY को N2O3 से कंपेयर किया, ऑन कंपैरिजन x विल बी इक्वल टू 2, y विल बी इक्वल टू 3। नोट करिए पहले यहाँ तक, फर्स्ट नोट इट डाउन।
नोटेड। ओके, चलो। तो देखो N2O3 में, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए इधर ध्यान से। 1 मोल ऑफ N2O3 अगर लिया है, 1 मोल ऑफ N2O3 कंटेन, कितने मोल नाइट्रोजन किसमें कंटेन है? अगर N2O3 1 मोल है, 1 मोल ऑफ N2O3 कंटेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 मतलब नाइट्रोजन, एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन? नाइट्रोजन के कितने मोल होंगे इसके 1 मोल में? N2O3 के 1 मोल में नाइट्रोजन के कितने मोल होंगे और ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे, बताइए। कितना मोल होगा नाइट्रोजन में? अभी यहाँ पे पूछा जाए 1 मोल N2O3 में कितना नाइट्रोजन है, तो नहीं समझ में आ रहा है। 2 मोल्स ना, सिंपल, वो तो दिख रहा है ना फॉर्मूले से कि इसके 1 मोल में नाइट्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम, एक मॉलिक्यूल में। तो 1 मोल में पूछा जाए तो 1 मोल ऑफ N2O3 कंटेन 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। समझा क्या? 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये तो फॉर्मूले देख के पता चल रहा है ना, इसमें N2O3, यही N2O5 लिखा होता तो मैं बोलता 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, इतना तो हम पढ़ चुके हैं मोल कंसेप्ट में, इतना तो समझ ही आ रहा है कि 1 मोल N2O3 कंटेन 2 मोल्स नाइट्रोजन, 3 मोल ऑक्सीजन। चलिए अब उस फॉर्मूले में लिखिए, उस फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था x इंटू, इसको हमने कंपेयर किया था mx इंटू एन वाई से, mx एन वाई से हम कंपेयर कर चुके हैं, एक्स वाई की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। तो बताइए N2O3 के लिए क्या लिखा जाएगा? N2O3 के लिए क्या लिखा जाएगा? 2 ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। हमने वहां पे लिखा था x इंटू मोल्स ऑफ एन, x इंटू मोल्स ऑफ एन, एक्स को n के साथ, y को m के साथ लिखा था, यही लिखा था ना, y को m के साथ लिखा था, x को n के साथ लिखा था, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ N2O3 लिखा है, O के साथ 3 है, N के साथ 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखा जाएगा? 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन शुड बी इक्वल टू 3 इंटू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। समझ में आया क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है, और तो कुछ नया करना नहीं है। क्या ये दोनों, इन दोनों को मैंने इक्वल कैसे किया? क्या ये दोनों इक्वल आएगा हमेशा? ये हमेशा इक्वल आएगा। कैसे? 2 इंटू, अब देखो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रखो कितना है, इस एक कंपाउंड में कितना ऑक्सीजन आपने निकाला 1 मोल में, ये लाइन ऊपर लिखी हुई है, कितने मोल ऑक्सीजन हमने देखे? 3 मोल। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए 3 इज इक्वल टू 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन देखें तो कितना हमने निकाला है? 2 निकाला है, तो 3 इंटू 2, तो दोनों इक्वल आ गया, 6:6। समझ में आया? मतलब ये लाइन करेक्ट है। अगर आप ये फॉर्मूले N2O3 में रख के देखें तो वहां से आपको समझ में आ रहा है कि ये लाइन लगाई जा सकती है। इक्वल ही करना है ना हमको, ये लाइन इक्वल है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, कोई दो चीज इक्वल होगी तभी तो उनको इक्वल किया जाएगा। इसका मतलब 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3 इंटू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, करेक्ट है। समझ में आया क्या यहाँ से? एक एग्जाम्पल समझा, नोट करिए पहले यहाँ से। नोटेड। चलो, चलो सेकंड एग्जाम्पल, अब सेकंड एग्जाम्पल करो सब लोग। सेकंड एग्जाम्पल करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूं कि 1 मोल ऑफ मैंने ले लिया है N2O3 अभी लिया था, अब P2O5 मैं ले लेता हूँ। अब मुझे चेक करना है क्या इस पे भी ये फॉर्मूला लग रहा है जो हमने वो फॉर्मूला लिखा था। क्या करेंगे? तो पहले तो मैं ये लाइन लिख रहा हूँ कि 1 मोल ऑफ P2O5 कंटेन 2 मोल ऑफ फॉस्फोरस, ये तो फॉर्मूला ही देख के पता चल रहा है, एंड 5 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस एंड 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये तो फॉर्मूला देख के समझ में आ रहा है कि भाई आपने 1 मोल अगर इस कंपाउंड का लिया है तो उसमें 2 मोल फॉस्फोरस होगा, एक और 5 मोल्स ऑक्सीजन होंगे, P2O5, करेक्ट। चलिए अब वो फॉर्मूला लगा के चेक करते हैं क्या एप्लीकेबल होगा। तो क्या लिखा था वहां पे? x इंटू, इसको अगर कंपेयर किया जाए P2O5 को किससे? MXNY, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2,
y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो देखो पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या लिखा था हमने, हमने लिखा था कि x इंटू मोल्स ऑफ n क्रॉस मल्टीप्लाई y इंटू मोल्स ऑफ m क्रॉस मल्टीप्लाई, जो नंबर लिखा है उसको अपोजिट कर रहे हैं, m के साथ x लिखा है तो x को n में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और y जो है वो m के साथ लिखा है, y जो n के साथ लिखा है तो y को m में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वैसे यहां भी करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो समझो ध्यान से, कुछ खास नहीं, एक बार समझ जाइए। इस 2 को ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये 2 लिखा किसके साथ है, फास्फोरस के नंबर बता रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के साथ करना है, मतलब 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन शुड बी इक्वल टू 5 इंटू मोल्स ऑफ फास्फोरस, ये दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। क्या ये इक्वल है, बिल्कुल चेक करते हैं। 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमने निकाला कितना है, ऑक्सीजन के मोल्स तो हमने 5 निकाले हैं कि 1 मोल P2O5 में 5 मोल ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू 5, और 5 इंटू मोल्स ऑफ फॉस्फोरस अगर निकालेंगे तो 5 यहाँ पे 2 मोल हमने निकाला है, तो 5 इंटू 2, तो ये आ गया 10 इज इक्वल टू 10। समझ रहे हो, तो ये लाइन जो आ रही है ये कहाँ से आ रही है, और हर इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई होगी, हर कंपाउंड के लिए, हर कंपाउंड में जो एलिमेंट्स है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ये मैं समझा रहा हूँ। समझा क्या, समझ में आया, चलिए नोट कर लीजिए पहले ये भी, फिर नेक्स्ट करते हैं एक और एग्जांपल, फिर आगे चलते हैं। नोटेड, चलो वेरी गुड। चलिए एक लाइन, यह हमेशा हर कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होगा। जैसे मैं अगर आगे लिख दूं, P2O5 हमने लिया था, N2O5 ले लिया है, अब SO3 ले लूं अगर मैं, 1 मोल ऑफ SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड, तो यहाँ दो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, 1 मोल ऑफ SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड। अब SO3 इसको 1 लिख सकते हैं, S1O3, और कंपेयर किया जाएगा MXNY से, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 1, y की वैल्यू आ चुकी है 3, 3 इक्वल टू 3 आ रहा है। अब मैंने क्या बोला था, आपको क्या करना है, अब फॉर्मूला लगाना है x इंटू, पहले वो लाइन लिख देता हूं मैं, जिसको नहीं समझा ये, कि 1 मोल ऑफ SO3 contain 1 mole of SO3 contain how many moles, 1 mole of SO3 contain 1 mole of sulfur and 3 moles of oxygen, 3 moles of oxygen, करेक्ट है ये लाइन। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे x इंटू मोल्स ऑफ n शुड बी इक्वल टू y इंटू मोल्स ऑफ m क्रॉस मल्टीप्लाई, तो SO3 में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 जो होगा वो 3 ऑक्सीजन के साथ जाएगा, 1 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन शुड बी इक्वल टू 3 इंटू मोल्स ऑफ सल्फर। अब 1 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपको कितने दिख रहे हैं, ये कितने हम देख रहे हैं SO3 में, कितने मोल ऑक्सीजन 3, और यहाँ 3 इंटू मोल्स ऑफ सल्फर देख रहे हैं, यहाँ कितना, ये 3, तो 3 इंटू 1 ये आ गया 3 इज इक्वल टू 3। समझ आ रहा है, तो ये बेसिकली ये एक फॉर्मूले की तरह काम कर रहा है, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा इक्वल होगा। अभी तक तो यही समझ में आ रहा है कि हमेशा इक्वल होगा, तो हम किसी भी कंपाउंड के लिए लाइन लगा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको एक्स नहीं पता या मोल्स नहीं पता, तो वो ये फॉर्मूले की तरह काम करेगा, इस लाइन को हम यूज करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका यूज एटॉमिक वेट कैलकुलेशन में होगा। डन, नोट कर लीजिए, अभी तो समझ गए होंगे सब लोग ये लाइन, ठीक है, क्लियर। चलो सो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन, पहले एक एग्जांपल बताता हूं। चलिए क्वेश्चन लिखिए एक, रुकिए एक मिनट। यस क्वेश्चन लिखिए, अ सैंपल ऑफ प्योर कैल्शियम, अ सैंपल ऑफ प्योर कैल्शियम, a sample of pure calcium metal
सैंपल ऑफ प्योर कैल्शियम मेटल वेइंग 1.35 ग्राम, क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूं मैं, 1.35 ग्राम क्वेश्चन में दिया है। 1.35 ग्राम was converted to 1.88 gram, 1.88 gram of pure CaO. Calculate the atomic weight of calcium. Calculate the atomic weight of calcium. कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। अब वो अलग बात है कि ऑप्शनल क्वेश्चन होगा तो सीधा यहाँ से टिक कर देंगे, कैल्शियम का एटॉमिक वेट तो पता ही है 40, ठीक है। बट फिलहाल के लिए अभी इसका एप्लीकेशन बेस्ड देख रहे हैं कि जो अभी हमने पढ़ा उस पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। अभी यहाँ ये कोई लाइन नहीं लिखी रहेगी कि आपको ये फॉर्मूला उठा के यूज करना है। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ हम यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं। तो प्योर कैल्शियम मेटल लिया गया जिसका मास इतना है। तो देखो मास ऑफ कैल्शियम, मास ऑफ कैल्शियम, मास ऑफ कैल्शियम हमको दिया गया। क्वेश्चन ध्यान से सब लोग सुनिए, मैं नोट करने के लिए टाइम दूंगा, पहले समझो। मास ऑफ कैल्शियम इज गिवन 1.35 ग्राम, ठीक है, कि एक सैंपल है प्योर कैल्शियम मेटल का जिसका वेट इतना है, यानी इतना कैल्शियम लिया गया है। अब तो मास ऑफ कैल्शियम 1.35 ग्राम और बोल रहा है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है 1.88 ग्राम ऑफ प्योर CaO। तो यानी मास ऑफ CaO विल बी इक्वल टू 1.88 ग्राम। इतना कैल्शियम लिया गया और उसको इतने CO में कन्वर्ट कर दिया गया। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम। अच्छा ये बताइए, अगर ये दो लाइन से आपको समझ में आ रहा है कि कैल्शियम लिया गया कितना 1.35 और उस पूरे कैल्शियम को आपने CO में कन्वर्ट किया 1.88, तो मुझे ये बताओ कि CO में ऑक्सीजन कितना होगा। अगर मुझे ये निकालना हो मास ऑफ ऑक्सीजन इन CO, मास ऑफ ऑक्सीजन इन CO, तो कितना लिखा जाएगा, माइनस कर देंगे ना। ये समझ में आना चाहिए इस लाइन से कि अगर मुझे कैल्शियम ऑक्साइड में CO में ऑक्सीजन कितना है, क्योंकि दो ही चीजें हैं, एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन। तो कैल्शियम तो 1.35 ग्राम दिया है, इसका मतलब बचा हुआ अमाउंट कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम कर देंगे मास ऑफ CaO, मास ऑफ CaO माइनस मास ऑफ कैल्शियम। तो पूरे CO में से कैल्शियम माइनस कर दो तो बचेगा किसका, ऑक्सीजन का ही मास। तो 1.88 minus 1.35 which will be equal to 0.53 ग्राम, करेक्ट। सो ये आ गया मास ऑफ ऑक्सीजन। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन 0.53 ग्राम। नोट करिए, क्वेश्चन को समझिए आराम से, क्या किया गया वो देखिए। क्वेश्चन ने बोला इतना कैल्शियम था उसको कन्वर्ट कर दिया इतना CaO कैल्शियम ऑक्साइड में। तो पूछ रहा है एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम क्या होगा। तो मैंने क्या किया कि अगर कैल्शियम था और उससे ही कैल्शियम ऑक्साइड बना है तो पूरे कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना होगा, तो वो सीधा 1.88 माइनस 1.35 करके मास आ जाएगा ऑक्सीजन का, कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है। नोटेड। अब देखो एटॉमिक वेट कैल्शियम का कैलकुलेट करना है। अब एटॉमिक वेट के लिए जो कैल्शियम का कैलकुलेट करना है, अच्छा नहीं नोट कर पाए, ठीक है, जो लोग नहीं नोट किए नोट करिए। नाउ नोटेड। ओके चलो देखो बच्चों, अब ध्यान से देखो, अब मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है। नाउ इन कैल्शियम ऑक्साइड, अब क्या कैल्शियम ऑक्साइड पे मैं वो चीज लगा सकता हूं जो मैंने अभी आपको समझाई MxNO वाली। यहां भी वन है, यहां भी वन है ना, Ca1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Ca1O1, क्योंकि दोनों पे नंबर वन वन है।
अब अगर वो चीज मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? फॉर्मूला लिखा जाएगा वही चीज जो मैंने आपको समझाई अभी स्टार्टिंग में नोट करके लिखवाया, जो वन इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ, अब दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई वन ही करना है तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो वन इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ कैल्शियम, वन इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन शुड बी इक्वल टू वन इंटू मोल्स ऑफ कैल्शियम। करेक्ट है ये लाइन? क्योंकि वही फार्मूला जो मैंने अभी आपको एम एक्स एन वाई वाला बताया उससे आप कर सकते हैं, यानी ये लाइन तो हर कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होगी। अब उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो वन वन तो गया, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मूला, अब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मूला लगा लो। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय GAM, ग्राम एटॉमिक मास, GAM ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं ना, तो ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ क्या आ जाएगा? मास ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, यही तो फॉर्मूला पढ़ा है हमने मोल्स का, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम सी है। अब फॉर्मूले में वैल्यूज रख दीजिए। मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन हमने निकाला था अभी 0.53 ग्राम। जीएम ऑफ ऑक्सीजन हमको पता है कितना होता है, जीएम ऑफ ऑक्सीजन 16। मास ऑफ कैल्शियम क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैल्शियम का मास क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना कैल्शियम लिया गया है, कितना लिया गया था 1.35 ग्राम, 1.35 ग्राम। तो वो वैल्यू मैं यहां रख दूंगा 1.35 ग्राम। और एटॉमिक वेट, यही पूछा था क्वेश्चन में कि एटॉमिक वेट कैलकुलेट करो, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सी, ग्राम एटॉमिक मास जो आएगा जीएम ऑफ सी वही तो एटॉमिक वेट बताएगा ना। तो ग्राम एटॉमिक मास किस में आता है? ग्राम में आएगा ये, और उसको केवल नंबर में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो हमारा एटॉमिक वेट, जैसे मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास होता है वैसे वो एटॉमिक मास हो जाएगा। तो यहाँ से हम GAM कैलकुलेट करते हैं, GAM ऑफ कैल्शियम, GAM ऑफ कैल्शियम। अब आगे निकाल लीजिए आप, है ना, निकल जाएगा। GAM ऑफ कैल्शियम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, इट विल बी इक्वल टू 1.35 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 0.53। इसको कैलकुलेट करो सब लोग, कितना आ रहा है? 40.75 के अराउंड। हाँ तो 40 के अराउंड ही आ जाएगा ऑलमोस्ट। देख लीजिए एग्जैक्टली कितना आ रहा है, 40.7 आ रहा है। तो ये ग्राम एटॉमिक मास आया है, लेकिन ये ग्राम में लिखा जाएगा क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास हमें लिखते हैं। एटॉमिक वेट क्या होगा? एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट केवल नंबर लिखा जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास दैट विल बी ओनली नंबर। 40.7 अगर आ रहा है तो 40.7 में लिख दे रहा हूँ, क्योंकि जब एक एटम का मास निकालते थे तो वो AMU में आता था, ये हम पढ़ चुके हैं। एक एटम का मास AMU में आता है, जब एटॉमिक मास निकालते तो वो केवल नंबर होता है, और जब ग्राम एटॉमिक मास निकालते तो वो ग्राम में होता है, क्योंकि वो एक मोल का मास होता है। तो 40.7 ये हमारा आंसर आ गया। देखिए तो इस लाइन, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया ना, दिस वन इंटू दिस एक्स इंटू दिस, इस फॉर्मूले का यूज हम जनरली इसीलिए करते हैं। किसका? क्योंकि यह जो मोल्स है यहाँ पे लिखा हुआ, इस मोल्स को आप मास बाय जीएम में कैलकुलेट कर सकते हो, और इसमें कन्वर्ट करने की वजह से आप यहाँ से एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर सकते हो। और अभी हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? एटॉमिक वेट का कैलकुलेशन, एटॉमिक वेट ही पढ़ रहे हैं ना, तो एटॉमिक वेट को कैलकुलेट करने के लिए ये लाइन का आप यूज कर सकते हैं। समझ में आया इस लाइन का मीनिंग? समझ में एप्लीकेशन? क्वेश्चन कुछ और था, क्वेश्चन से हमको अंडरस्टैंडिंग हुई कि हम इस लाइन का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। अभी समझ में आया क्या ये क्वेश्चन सबको? किसी को डाउट? किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए पहले। नो डाउट? क्लियर? चलो नोट कर लो सब लोग फिर। कैल्शियम का GM40 इसलिए नहीं रखा बिकॉज कैल्शियम का तो कैलकुलेट ही करना है। क्वेश्चन पढ़िए ना, क्वेश्चन में बोला है कि कैल्शियम का GM कितना होगा, वो तो निकालना ही है। 40 रख देंगे तो निकालेंगे क्या? फिर तो चारों पता हो जाएगा ना, वो तो हमको निकालना है, इसलिए नहीं रखा 40। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कैलकुलेट ही कर रहा था कि कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना है।
तो इसलिए नहीं रखा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलिए समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन नोट करिए सब लोग। अ कंपाउंड कंटेन 28% नाइट्रोजन। अ compound contain 28% of nitrogen and 72% of metal and 72% of metal by weight. 72% of metal by weight. 3 atom of metal, 3 atom of metal, 3 atom of metal combine with 2 atom, combine with 2 atoms, combine with 2 atoms of nitrogen. So नाइट्रोजन के 2 एटम के साथ ये कंबाइन हो रहा है। देन कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। ऐसे क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में तो कैल्शियम था तो वो तो पता ही था 40 के आसपास आंसर आएगा। अभी इस बार आपको पूछा है मेटल कौन सा नहीं पता है, आपको उस मेटल का एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। मेटल एम, मेटल एम लेना है, जो भी लेना है ले लो। बस नाइट्रोजन तो 14 पता ही है सबको। पहले क्वेश्चन नोट करिए सब लोग, फिर सॉल्व करते हैं। नोटेड। अब क्वेश्चन पढ़ो, पहले पढ़ो, टाइम लो, टाइम लो। पहले कोई भी नई चीज पढ़ते टाइम पहले हमेशा टाइम दीजिए, आराम से उसको पढ़िए। स्टार्टिंग में जल्दीबाजी नहीं करने का। स्टार्टिंग में पहले आराम से पढ़ो, उसके बाद एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तब जितना टाइम बचाना है उतना बचाइए, फास्ट करना है करिए। सो नाउ अ कंपाउंड कंटेन दिस परसेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड दिस परसेंट ऑफ मेटल बाय वेट, ये दिया है। तो मतलब कोई कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन है और कोई दूसरा मेटल है, और दोनों का इतना इतना परसेंट प्रेजेंट है। ये लाइन समझ में आई। फिर बोल रहा है 3 एटम ऑफ मेटल कंबाइंड विथ 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन, देन कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। अब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि लेट्स एज्यूम हमारा जो मेटल है, लेट्स एज्यूम मेटल हमारा जो है वो है m। हम मेटल को m से दिखा देते हैं, मेटल m है। ठीक है, इसका एटॉमिक वेट निकालना है, तो मैं इसका एटॉमिक वेट कितना रख दूं, तो मैं इसके एटॉमिक वेट को रिप्रेजेंट कर देता हूं एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। एटॉमिक वेट ऑफ मेटल m को मैं मान लेता हूं, मान लो mx, mx मान लिया मैंने इसके एटॉमिक वेट को, और हमको यही निकालना है mx, मेटल का एटॉमिक वेट। मेटल m लिया था और उसका एटॉमिक वेट mx। अब देखिए, अब इस लाइन का मैं यूज कर रहा हूं, ये लाइन सेकंड वाली जो है, 3 एटम ऑफ मेटल कंबाइन विद 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। सेकंड लाइन से मुझे तुरंत आइडिया लगना चाहिए कि फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी M3N2, M3N2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आइडिया लगा, कैसे लगा ये M3N2, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है सेकंड लाइन में कि 3 एटम मेटल कंबाइन विद 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो इस लाइन से मैं यही बोलूंगा ना कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम मेटल के हैं, 3 एटम ऑफ मेटल एंड 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन। अगर मुझे बोला जाए कि इस लाइन का क्या मीनिंग है, M3N2 का क्या मीनिंग है, तो M3N2 ये बता रहा है कि अगर हमने एक मॉलिक्यूल लिया M3N2 का, तो उसमें 3 एटम M के होंगे और 2 एटम N के होंगे। तो तुरंत मुझे फॉर्मूला समझ में आ गया। सेकंड लाइन से बोल रहा है 3 एटम ऑफ मेटल कंबाइन विद 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी M3N2। नाउ ये तो सेकंड लाइन से इंफॉर्मेशन मिल गई। फर्स्ट लाइन क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, फर्स्ट लाइन ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कंपाउंड कंटेन 28% ऑफ नाइट्रोजन एंड 72% ऑफ मेटल बाय वेट, which means कि if we have 100 ग्राम, 100, क्योंकि जब भी परसेंटेज दिया तो उसको 100 में आप रख लीजिए। इफ वी हैव 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, if we have 100 gram of compound, then it contain कितना, 28% नाइट्रोजन, मतलब 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन।
28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 72 ग्राम ऑफ मेटल। तो मतलब अगर मैंने 100 ग्राम लिया पूरा कंपाउंड, तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें ये होगा कि उसमें 28 ग्राम नाइट्रोजन होगा और 72 ग्राम मेटल होगा, तभी दोनों का परसेंटेज 28% और 72% आएगा। दोनों लाइन से मैंने मीनिंग निकाल ली है, ये पहले लाइन से निकाला इंफॉर्मेशन, ये दूसरे लाइन से। समझ में आया बच्चों, ये दोनों लाइन समझ में आई? नहीं, मेटल का नाम कहाँ पता करना है, कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, केवल मेटल निकालना है ना। अगर मेटल पूछा है कि कौन सा मेटल होगा तो वो भी बता सकते हैं एटॉमिक वेट से, फिलहाल हमको केवल एटॉमिक वेट निकालना है। तो नोट कर लीजिए सब लोग, फिर आगे चलते हैं, इसको करते हैं क्वेश्चन। अब आगे, अभी जितनी इंफॉर्मेशन दी थी उतनी चीजें लिखी हैं। डायरेक्टली सपोज 100 ग्राम यहां से आया क्योंकि परसेंटेज में दिया है कि इतना परसेंटेज बाय वेट प्रेजेंट है। जब भी परसेंटेज में वेट दिया हो या परसेंटेज में मोल दिया हो तो हम उसको 100 हमेशा रख लेते हैं। पहले भी हमने क्वेश्चन करा है, परसेंटेज बाय मोल जैसे हमने किया था, कुछ परसेंटेज दिया है तो हम 100 मोल टोटल मान लेते थे। तो वैसे परसेंटेज दिया है तो हमने 100 ग्राम अगर कंपाउंड ले लिया तो उसमें 28 ग्राम नाइट्रोजन होगा, 72 ग्राम जो है दूसरा हमारा मेटल होगा। परसेंटेज को आप इजिली 100 में कन्वर्ट करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। चलो ये नोट कर लिया, अब आगे चलते हैं। तो ये तो बस मैंने इंफॉर्मेशन जो जो क्वेश्चन में दी है वो लिखा है और कुछ नहीं किया है। क्वेश्चन तो अब करेंगे, अभी तो मैं आपको समझा रहा था। अब क्वेश्चन बस आपको क्या करना है, बस आपको अगर इतना समझ में आ गया कि ये M3N2 है, M3N2 है, तो क्या इस पे वो लाइन लगा सकते हैं जो हमने अभी अभी पढ़ी है आज की क्लास में। पहले क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 3 इंटू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ 2 इंटू मोल्स ऑफ मेटल M, ये लिखेंगे। कि अब 6 नहीं इक्वल कर देंगे 6 तो उससे फायदा क्या होगा, हमको क्या मिलेगा। अब उठा के सीधा अगर रख देंगे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, वो कब करते थे, जब ये एक मोल हो, एक मोल होगा तो 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 करके 6 निकाल लेते थे। अभी ये एक मोल नहीं दिया, अभी तो ये हमको निकालना है कि ये है कितना। तो देखो 3 इंटू, अब मोल्स का फॉर्मूला, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय GAM ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू 2 इंटू मोल्स का फॉर्मूला मास ऑफ मेटल M, मास ऑफ M, मेटल लिख देता हूं, मास ऑफ मेटल M डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ M। ये लाइन हम क्यों लगा रहे हैं, हम लाइन हम इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम यहाँ से जो एटॉमिक वेट वगैरह है वो कैलकुलेट कर पाए। उसका एप्लीकेशन क्या है वो समझिए। 3 इंटू, अब देखो क्वेश्चन में देखो अब क्या क्या हमने दोनों लाइन से इंफॉर्मेशन निकाली थी, वो तो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया था, बस ये लाइन आपको लगा के सॉल्व करना था। तो मास ऑफ नाइट्रोजन हमने कितना लिया, 28 ग्राम। 100 ग्राम अगर टोटल होगा तो 28 ग्राम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना, 14। ये नाइट्रोजन N की बात हो रही है, N2 की नहीं। देन नेक्स्ट इधर करेंगे तो 2 इंटू मास ऑफ मेटल कितना था, 72 ग्राम, क्योंकि 28 ग्राम नाइट्रोजन था, 72 ग्राम मेटल था, डिवाइडेड बाय इसका ग्राम एटॉमिक मास नहीं पता है, वही तो निकालना है, ग्राम एटॉमिक मास ही तो निकालना है M का। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 28 से 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट और ये 3 से 72 कैंसिल कर देंगे, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना आ गया, 24। तो GAM ऑफ M विल बी 24 ग्राम। तो एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, एटॉमिक वेट ये 24 ग्राम ग्राम एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास ऑफ मेटल या एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास ऑफ मेटल क्या हो जाएगा, ओनली 24। और कौन सा मेटल होगा ये, एटॉमिक मास ऑफ मेटल 24 है, तो दिस मेटल विल बी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम होगा ना एटॉमिक वेट 24 का, यानी ये मेटल कौन सा है,
मैग्नीशियम है, उसका एटॉमिक वेट आ गया और मेटल आ गया मैग्नीशियम। तो हमें ये भी समझ में आ गया, इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या था, जो M3N2 था वो इस एक्चुअली ये था Mg3N2। तो हमें पता चल गया हमारा मेटल कौन था, और इसका एटॉमिक वेट हमने कैलकुलेट किया और वहां से मेटल निकाल लिया। समझ आया क्या? ठीक है, तो ये इसका एप्लीकेशन है, ये इस लाइन का एप्लीकेशन है, इस लाइन का हम यूज कर रहे हैं एटॉमिक वेट निकालने के लिए। तो 3 इंटू मोल्स और मोल्स को मास बाय जीएम में कन्वर्ट करके यहां से हम मेटल का एटॉमिक वेट हमने कैलकुलेट कर लिया। मेटल इज इक्वल टू Mg। नोटेड। चलो ये हो गया, तो ये हमको समझ में आई। ये MxNy जो है ये आप किसी भी कंपाउंड के लिए लगा सकते हैं, जो MxNy का हमने यूज किया था। MxNy इज इक्वल टू X इंटू मोल्स ऑफ N विल बी इक्वल टू Y इंटू मोल्स ऑफ M, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अभी कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक वेट के कुछ मेथड हैं, उनके हम बारी बारी से बात करेंगे। तो पहला हम बात करते हैं, तो पहले हेडिंग ही डाल लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक वेट। कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक वेट, कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक वेट। फर्स्ट मेथड, ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट लॉ। हमको केवल फॉर्मूले से मतलब है, जितना हमारे सिलेबस में है। सो ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट लॉ, इसमें लिखिए ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट लॉ में, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर हैवी मेटल्स, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, according to this law, for heavy metals, for heavy metals, for heavy metals, या ब्रैकेट में लिख लीजिए नॉट नेसेसरी फॉर मेटल्स, आप नॉन मेटल्स की भी बात कर सकते हैं। तो फॉर हैवी सॉलिड एलिमेंट्स लिख लीजिए, इनफैक्ट हैवी मेटल्स की जगह। फॉर, करेक्ट करा दे रहा हूं मैं, फॉर हैवी सॉलिड एलिमेंट्स, नॉट ओनली मेटल्स, क्योंकि हैवी जिनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बहुत हाई है, वैसे नॉन मेटल भी उसमें आ जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर हैवी सॉलिड एलिमेंट, their atomic mass, their atomic mass, their atomic mass and कॉमा करके their atomic mass and specific heat capacity, atomic mass and specific heat capacity, specific heat capacity product is almost constant, is almost constant. So according to this law for heavy solid element, atomic mass and specific heat capacity product is almost constant। मतलब यहाँ से ये बोला जा रहा है कि आपने जो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट निकाला है, दैट एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, कैलोरी। मैं लिख दे रहा हूँ, कैलोरी पर ग्राम, एक मिनट, कैलोरी पर, इधर ऐसे लिख दे रहा हूँ, पर ग्राम इनटू डिग्री सेल्सियस। तो एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 6.4। दिस इज कांस्टेंट। यहां से हम एटॉमिक वेट निकालते हैं इस लाइन का यूज करके। आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी,
और उसका यूज करके हम क्या निकालते हैं, एटॉमिक वेट। क्या करेंगे, अगर हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी जाए तो एटॉमिक वेट के लिए क्या कर देंगे, 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये इधर नीचे चला जाएगा, वहां से एटॉमिक वेट आ जाएगा। तो ये एटॉमिक वेट का एक रिलेशन आपको देखने को मिलता है एलिमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे यही लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर हैवी सॉलिड एलिमेंट एटॉमिक मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्रोडक्ट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। क्या देखने को मिलता है हमें, कांस्टेंट। अब सवाल आता है कि एटॉमिक वेट तो चलो हमें समझ में आया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। तो फिलहाल तो अभी इसका कोई नीड नहीं है, बट फिर भी अगर हम डिफाइन करना चाहें तो डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखना चाहो तो लिख लो। इसमें लिखिए इट इज इक्वल टू द हीट, इट इज इक्वल, it is equal to the heat, it is equal to the heat, it is equal to the heat which is required, it is equal to the heat which is required for any substance, it is equal to the heat which is required for any substance to to raise its temperature, raise its temperature, raise its temperature by 1 degree Celsius, raise its temperature by 1 degree Celsius for 1 gram of substance, for 1 gram of substance. So it is equal to the heat which is required for any substance to raise its temperature by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius for 1 gram of substance. Put it? So it is equal to the heat. जैसे इसको पहले नोट कर लीजिए, हाँ नोट करो नोट करो। नोटेड। चलिए इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वैसे तो अभी कोई काम का नहीं है, अभी तो केवल हमको फॉर्मूला यूज करना है एटॉमिक वेट के लिए। ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, जब हम थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे तब। लेकिन फिर भी आपने शायद 9th या 10th में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वगैरह पढ़ा होगा, है ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा। जैसे कोई वाटर है, ये मान लीजिए वाटर है, ठीक है, वाटर का मैंने ले लिया है 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम वाटर को मैं हीट कर रहा हूँ। अब मान लीजिए वाटर जो है ये रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर मैंने रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, जनरली जो रूम टेम्परेचर हम रखते हैं। तो ये हीट कर रहा हूँ मैंने 1 ग्राम वाटर लिया, 1 ग्राम वाटर, और मैं इस 1 ग्राम वाटर को हीट कर रहा हूँ 25 डिग्री सेल्सियस पे है। अब इसका टेम्परेचर 25 से 26 तक पहुंचाना है मुझे, 1 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, इसका मुझे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है। तो देखिए क्या लिखा है डेफिनेशन, फॉर एनी सब्सटेंस टू रेज इट टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए फॉर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम सब्सटेंस लिया था और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो यहाँ पे हीट दी जाएगी, जितना यहाँ पे हीट दी जाएगा, 50 कैलोरी, 100 कैलोरी, 200 कैलोरी, जो भी एनर्जी यहाँ दी जाएगी उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यूनिट इसकी क्या हो जाती है, यूनिट जो अभी हमने लिखी थी, यूनिट क्या हो जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। तो 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी हीट दी जाए, जनरली वो कैलोरी में हम कैलकुलेट करते हैं कि मान लीजिए 25 से 26 तक पहुंचने में 1 ग्राम जो था सब्सटेंस, उसको 25 से 26 तक पहुंचने में हमें मान लो 50 कैलोरी की एनर्जी देनी पड़ी। तो ये जो 50 कैलोरी होगा इसको हम वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है।
फिलहाल हमको फॉर्मूले का यूज करना है, तो फॉर्मूला तो हमने लिख ही लिया, अब उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, वहां से एटॉमिक वेट निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है, ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट लॉ। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, द अप्रोक्सीमेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ मेटल, the approximate specific heat capacity of metal, the approximate specific heat capacity of metal is 0.836, ये जूल में डिफाइन कर रखा है, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है एनर्जी की, हीट की यूनिट जूल भी होती है, कैलोरी भी होती है ना, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट, पूछ रहा है फाइंड आउट द approximate atomic mass of metal, atomic mass of metal। तो एटॉमिक मास मेटल का क्या होगा? हम एटॉमिक मास एटॉमिक वेट पढ़ रहे हैं अभी, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसका पहला मेथड था हमारा ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट लॉ, जहां पे आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूज करना है। तो चलिए क्वेश्चन लिख के इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? हमने फॉर्मूला लिखा था कि एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें रिप्रेजेंट करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? कैलोरी, ये लिखवाया था यूनिट, डिवाइडेड बाय ग्राम, फॉर्मूला जिसमें होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। कैलोरी डिवाइडेड बाय ग्राम इनटू डिग्री सेल्सियस, ऑलमोस्ट इक्वल टू हाउ मच? 6.4, ये फॉर्मूला है। अब हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेटल की दी है वो जूल में दी है, तो जूल से कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? ये तो पढ़ा होगा सबने, 10th क्लास में भी पढ़ाया जाता है, जूल कैलोरी। सो स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ मेटल इज गिवन 0.836 जूल पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। तो यहां से हम क्या करेंगे बताइए? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये तो जूल में दिया है, कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे फॉर्मूला यूज करना है तो मुझे कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो मैं फॉर्मूले में रख पाऊंगा, क्योंकि फॉर्मूले में जो ये 6.4 है, यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कैलोरी में रखी जाती है, तो पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिट को। तो 1 कैलोरी हम कितना पढ़ते हैं? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, जिसको हम ऑलमोस्ट 4.2 जूल भी बोल देते हैं, 4.2 जूल, तो आप 4.2 ही रख लीजिए। 1 कैलोरी इज इक्वल टू, जिसको नहीं पता है नोट कर लो, ये 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 या 4.2 जूल। एग्जैक्ट वैल्यू 4.18 है, और उसको ऑलमोस्ट हम 4.2 यूज करेंगे। 1 कैलोरी 4.2 जूल। डन। तो कन्वर्ट कर लीजिए। तो अब कन्वर्ट करते हैं इसको। 1 कैलोरी 4.2 जूल है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 4.2 जूल मीन्स 1 कैलोरी। तो अगर 4.2 जूल में 1 कैलोरी है तो 1 जूल में कितना होगा? यूनिटरी मेथड, 1 जूल में हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी, है ना। अगर 1 जूल में निकालना है तो डिवाइड कर देंगे इधर 4.2 का,
तो 4.2 जूल अगर 1 कैलोरी के इक्वल है तो 1 जूल 1/4.2 कैलोरी के इक्वल, और क्वेश्चन में हमें कितना जूल दिया हुआ है 0.836 0.836 जूल दिया है क्वेश्चन में। तो उसको कैलोरी में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.836 डिवाइडेड बाय 4.2 इतना कैलोरी। तो जूल को हमने कैलोरी में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे पास अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरी में आ गई। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल बी इक्वल टू 0.836 divided by 4.2 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो वैल्यू जूल में थी 0.836 उसको मैंने कैलोरी में कन्वर्ट कर लिया, तो आ गया 0.836 डिवाइड बाय 4.2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब वैल्यू उठा के फॉर्मूले में रख दीजिए। तो फॉर्मूले में रखेंगे एटॉमिक वेट एटॉमिक मास इनटू दिस वैल्यू है 0.836 डिवाइडेड बाय 4.2 इज इक्वल टू हाउ मच 6.4। यहाँ से एटॉमिक मास निकाल लेंगे। एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 6.4। तो 6.4 इधर चला गया, 4.2 इधर आ गया, डिवाइडेड बाय 0.836, और यहाँ से एटॉमिक मास कितना आ जाएगा एटॉमिक मास ऑफ मेटल। तो एटॉमिक मास ऑफ मेटल इसको कैलकुलेट कर लीजिए 6.4 4.2 डिवाइडेड बाय 0.836। निकालिए ओवरऑल कितना आ रहा है एटॉमिक मास। इसको 6.4 कर लो, इसको 4.2 करो और इसको 0.84 कर लो। 836 को हम ये कर सकते हैं ना राउंड ऑफ करके, 836 मतलब 0.84, जिसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देगा। तो कुछ वहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा राउंड ऑफ करना है। 0.836 को 0.84 ले लिया, कर सकते हैं ना, 36 है तो इसको 0.84 ले सकते हैं, और ये सीधा 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर देगा, 0.2 हो जाएगा। तो 6.4 डिवाइड बाय 0.2, और ये 6.4 डिवाइड बाय 0.2 का मतलब 32। सो एटॉमिक मास आ गया 32, है ना। 32 आ गया एटॉमिक मास। एटॉमिक मास 32 मतलब कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, कौन सा एलिमेंट है 32 एटॉमिक मास है अगर, तो सल्फर, है ना, सल्फर एटम। खैर ये तो पूछा नहीं है कौन सा है सल्फर को रिप्रेजेंट, बट ये सल्फर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर पूछा जाए तो हम बता सकते हैं। तो फिलहाल तो हमको ये पूछा था एटॉमिक वेट कितना आएगा, एटॉमिक मास कितना आएगा, जो हमने डायरेक्ट निकाल लिया 32। और ये एटॉमिक मास ना पूछ के पूछता है इनमें से कौन सा एलिमेंट है। अब देखिए ऑप्शन में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे यही क्वेश्चन दिया और ऑप्शन दे देगा कि विच ऑफ द, अभी यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना था हमको एटॉमिक मास, कि कैलकुलेट द एटॉमिक मास, वहां पे बोल देगा दिस मेटल इज रिप्रेजेंटिंग और द एलिमेंट इज रिप्रेजेंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो 4 ऑप्शन दे देगा, ऑक्सीजन, सल्फर, कुछ और, क्लोरीन, समथिंग, जो भी डाल दिया। तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है कौन सा, एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 6.4। वहां से एटॉमिक वेट निकालेंगे, और एटॉमिक वेट आ गया तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि एटॉमिक वेट अच्छा इतना आ रहा है, इसका मतलब ये एलिमेंट है, तो वहां से हम आंसर टिक कर देंगे। तो ये पहला मेथड है ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट लॉ, जिसमें सीधा सीधा आपको फॉर्मूले का यूज करना है। और फॉर्मूला आपको क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू एटॉमिक वेट विल बी इक्वल टू 6.4। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। नोट हो गया सबका, ये चेंज करूं, क्वेश्चन लिखता हूं आगे। डन, चलिए। एक्सटेंड टाइम एक्सटेंड नहीं हो पाएगा भाई, कितनी बार बताऊं यार, ऋषिकेश क्लास है मेरी तुरंत अभी 3 to 4, कैसे एक्सटेंड कर दूं, दूसरी क्लास है ना, खाली होता तो एक्सटेंड कर ही देता। क्वेश्चन लिखिए 7.38 ग्राम 7.38 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ मेटल
7.38 gram of a sample of metal oxide, sample of a metal oxide is converted to is converted to 6.84 gram of 6.84 gram of pure metal. 6.84 gram of pure metal. If the specific heat if the specific heat if the specific heat of metal is 0.0032, नोट करिए, if the specific heat of metal is 0.0032, sorry, not 00, 0332 calorie per gram into degree Celsius, calorie into gram degree Celsius, then calculate then calculate then calculate the valency and accurate atomic weight of the metal. नोट कर लीजिए क्वेश्चन, ट्राई करिएगा, ये होमवर्क है. So 7.38 gram of sample of metal oxide is converted to 6.84 gram of प्योर मेटल. मैं समझा दे रहा हूं, देखिए दो चीजें लग रही हैं यहाँ पे. एक तो हमें मेटल ऑक्साइड क्या है वो नहीं पता है, तो मेटल की वैलेंसी भी निकालनी है. तो अब सबको पढ़ा दिया गया, अब ये सब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. पहले ही पढ़ाते टाइम समझाया था. ये मेटल अगर इसकी वैलेंसी है x, ऑक्सीजन की वैलेंसी पता है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला निकलेगा M2OX. बेसिक है ये, एकदम सबको आना चाहिए, बार बार नहीं बताऊंगा. तो ये M2OX हो गया मेटल ऑक्साइड. तो इस x की वैल्यू निकालनी है, यही वैलेंसी हमें बतानी है, और साथ में हमें ये भी बताना है कि एटॉमिक वेट कितना होगा. तो पहली बात तो हमें ये समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला होगा M2OX. अब उसमें आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इज दिस, स्पेसिफिक हीट दिया है, तो एटॉमिक वेट तो मेटल का ही जाएगा. तो एटॉमिक वेट मेटल का निकालना है, और जब एटॉमिक वेट आ जाएगा तब जो पहला वाला मेथड मैंने पढ़ाया था, क्या क्या लिखा जाएगा, 2 into moles of O इज इक्वल टू x into moles of M. उसका यूज करेंगे और वहां से x की वैल्यू निकालेंगे. x आएगा तो वैलेंसी आ जाएगा. समझ में आया? x आएगा तो वैलेंसी आ जाएगा. तो डायरेक्ट एक तरीके से तो क्या हो रहा है कि हमें पहले तो हम एटॉमिक वेट वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे, स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला यूज करके एटॉमिक वेट, और फिर स्टार्टिंग वाला जो mx ny वाला पढ़ाया था उसका यूज करके x निकालेंगे, वहां से वैलेंसी आएगी. समझ आया? तो दोनों करके कैलकुलेट करिएगा, ये होमवर्क है. ओके, चलिए बाय.